एन अफेयर ऑफ आउटपोस्ट, चौकी का मामला। चैप्टर 1, अबाउट द विश टू डाई, मरने की इच्छा के बारे में। दो लोग बातचीत में बैठे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे। एक राज्य का गवर्नर था। साल था 1861। युद्ध चल रहा था। गवर्नर अपनी इंटेलिजेंस और अपने उत्साह के लिए फेमस था, जिसके साथ उसने अपने राज्य की शक्ति को देश की सेवा में लगाया था। क्या आप? गवर्नर ने सरप्राइज होते हुए कहा, आप भी मिलिट्री पोजीशन चाहते हैं? सचमुच? ढोल नगाड़ों ने आपके विचार को बहुत चेंज कर दिया होगा। रिक्रूटमेंट करने वाले सिपाही के रूप में मुझे शायद ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके लहजे में एक हल्का सा तंज था, एक उसके टोन में आयरनी थी। क्या आप भूल गए कि लॉयल्टी की शपथ लेनी पड़ती है? मैंने न तो अपने विचार बदले हैं, ना मेरी सिंपत्ति, दूसरे व्यक्ति ने शांति से कहा। मेरी संपत्ति साउथ के लिए है, जैसा आप जानते हैं, लेकिन मुझे कभी शक नहीं हुआ कि उत्तर सही है, नॉर्थ सही है। मैं दिल से और स्वभाव से साउथर्न हूँ, लेकिन बड़े फैसलों में मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ, न कि दिल से। गवर्नर अपने डेस्क पर पेंसिल से हल्के हल्के खटखटाहट कर रहा था, टाइपिंग कर रहा था। उसने फौरन जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बोला, मैंने सुना है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। शायद आप खुद को ऐसा ही समझते हैं। मैं आपको लंबे समय से जानता हूँ, और माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो क्या मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है? उस आदमी ने पूछा। जब तक कि आप मेरे इस यकीन को नहीं बदल सकते कि आपकी दक्षिणी हमदर्दी, आपकी साउथर्न सिंपैथी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। हाँ, मुझे आपकी सच्चाई पर शक नहीं, और मैं जानता हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग आपको एक अच्छा ऑफिसर की ड्यूटी के लिए पूरी तरह काबिल बनाता है। आप कहते हैं कि आपके विचार आपकी यूनियन के साथ है, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका दिल भी इस पे हो, क्योंकि लोग दिल से लड़ते हैं। देखिए गवर्नर, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसमें गर्मी से ज़्यादा ठंडक थी, मेरे पास एक और क्वालिफिकेशन है जिसे मैं मेंशन नहीं करना चाहता था। एक बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा था। एक बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट ने अच्छा सिपाही बनने का आसान नुस्खा बताया है। हमेशा खुद को मारने की कोशिश करो। मैं इसी पर्पस से आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं शायद देशभक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ। गवर्नर ने उसे थोड़ा ठंडी और कड़ी नज़र से देखा। इसका एक और आसान और साफ तरीका है, उसने कहा। मेरे खानदान में जेंटलमैन, जवाब आया। हम ऐसा नहीं करते। कोई आर्मी स्टेट ऐसा नहीं करता। लंबी खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे की ओर नहीं देखे। फिर गवर्नर ने पेंसिल से खटखटाना शुरू किया और बोला, वो कौन है? मेरी बीवी। गवर्नर ने पेंसिल डेस्क पर फेंकी, उठा और कमरे में 2-3 बार यहाँ से वहाँ घूमा। फिर आर्मिस्टेड की ओर मुड़ा, जो भी खड़ा हो चुका था, और पहले से ज्यादा ठंडे लहजे में बोला, लेकिन वो आदमी, क्या यह बेहतर न होगा कि वो आदमी चला जाए? क्या देश उसे खोकर ज्यादा सुरक्षित रहेगा, बजाय इसके कि तुम्हें खो दे? या फिर क्या आर्मिस्टेड उस अनरिटन लॉ को स्वीकार नहीं करता और उसका विरोध करता है? आर्मिस्टेड को इंसल्ट महसूस हुई। युवक का चेहरा लाल हो गया, फिर फीका पड़ गया, लेकिन उसने अपने पर्पजेस के लिए खुद को संभाला, खुद को कंट्रोल किया। उस आदमी की पहचान मुझे नहीं पता, उसने शांति से कहा। सॉरी सर, गवर्नर ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा और रिग्रेट नहीं दिखा। थोड़ा सोचकर उसने कहा, मैं कल आपको 10th इन्फेंट्री में कैप्टन का पद दूंगा।
जो नेशविल टेनेसी में है। गुड नाइट। गुड नाइट जेंटलमैन। थैंक यू। अकेले रहने पर गवर्नर कुछ देर तक अपनी डेस्क के सहारे खड़ा रहा, बिना हिले, मोशनलेस। फिर उसने अपने कंधे झटकाए, जैसे कोई बर्डन उतार रहा हो। एक खराब मामला है, उसने कहा। वो आग के पास पढ़ने के मेज पर बैठा और पास पड़ी किताब उठाई। उसने बिना सोचे किताब खोली। उसकी नज़र एक वाक्य पर पड़ी। जब भगवान ने ये ज़रूरी बना दिया कि एक बेवफा पत्नी अपने पापों को सही ठहराने के लिए अपने पति के बारे में झूठ बोले, तब भगवान ने इतनी ममता दिखाई कि उसने मर्दों को यह मूर्खता भी दी कि वे उस झूठ पर यकीन कर ले। उसने किताब का नाम देखा। यह था हिज एक्सेलेंसी द फुल। उसने किताब को आग में फेंक दिया। चैप्टर 2। सुनने लायक बात कैसे कहे, हाउ टू से व्हाट इज वर्थ हियरिंग। दुश्मन पीटर्सबर्ग लैंडिंग में 2 दिन की बैटल में हारकर उदास मन से कोरित की ओर लौट गया, जहां से वो आया था। ग्रांट, जिसकी हारी हुई आर्मी को बियोल की सोल्जर स्किल ने बचाया था, उनको कमान से हटा दिया गया था। कमान बियोल को नहीं बल्कि हेलेक को दी गई, जो एक अनटेस्टेड थियरिस्ट और स्लगिश और हिचकिचाने वाला आदमी था। उसके ट्रूप्स धीरे धीरे हमेशा युद्ध की कतार में तैनात दुश्मन के छोटे मोटे हमलों का सामना करती और हमेशा खाइयाँ खोदती, ट्रेंचेस खोदती, 30 मील के जंगल और दलदल को पार करती थी। एनिमी मिलते ही गायब हो जाता, जैसे कोई भूत हो। ये भटकन और हंगामे की मुहिम थी, जिसमें काउंटर मार्चेस, कंफ्यूजन और कैंसल ऑर्डर्स का खेल था। कई हफ्तों तक ये गंभीर नाटक चला, जिसने बड़े बड़े सिविलियंस को पॉलिटिक्स के मैदान से वॉर के तमाशे देखने के लिए खींचा। इनमें हमारा दोस्त गवर्नर भी था। आर्मी के हेडक्वार्टर और राज्य के ट्रूप्स के कैंप्स में वह जाना पहचाना चेहरा था। अपने स्टाफ के साथ शानदार घोड़ों पर, बेदाग यूनिफॉर्म और सिल्क हैट में, वो एक पीसफुल दुनिया की याद दिलाते थे। गंदे सिपाही, गंदे सोल्जर्स अपनी खाई से उन्हें देखते, अपनी फावड़ी पर टिकते और सजावटी बेकारता पर गुस्सा जताते। गवर्नर, जनरल मास्टरसन ने एक दिन कहा, अपने घोड़े पर आराम से बैठकर, एक टांग सैडल के आगे लटकाकर, मैं उस डायरेक्शन के आगे नहीं जाना चाहता। अगर मैं आप होता, वह सिर्फ हमारी स्किर्मिशर्स की कतार है। शायद इसीलिए मुझे ये भारी कैनन्स यहाँ रखने को कहा गया। अगर टो के सिपाही पीछे हटे तो दुश्मन निराशा में मर जाएगा, क्योंकि वो इन तोपों को ले नहीं पाएगा। वे बहुत हेवी है। इस मिलिट्री मजाक का अवसर गवर्नर की रेशमी टोपी पर बारिश की तरह नहीं हुआ। उसने अपनी डिग्निटी कम नहीं की। मैं समझ गया, उसने गंभीरता से कहा। मेरे कुछ लोग वहाँ हैं, 10th रेजिमेंट की एक टुकड़ी, कैप्टन आर्मिस्टेड के कमांड में। अगर आपको बुरा न माने तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो मिलने लायक है, लेकिन वह जंगल का खराब हिस्सा है, और मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप अपना घोड़ा और अपना बाकी सामान छोड़ दें। उसने गवर्नर के साथियों की ओर देखते हुए कहा। गवर्नर अकेले और पैदल आगे बढ़ा। आधे घंटे में वो कीचड़ भरी जमीन और उलझे जंगल को पार कर सख्त और खुले मैदान में पहुंचा। यहाँ उसने आधा दर्जन सोल्जर्स को राइफल के ढेर के पीछे आराम करते देखा। कुछ पूरी तरह लेटे सो रहे थे, कुछ छोटे ग्रुप्स में इधर उधर बात कर रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे। कोई भी राइफलों से दूर नहीं था। सिविलियंस की नज़र में लापरवाही और डिसऑर्डर थी, बेतरतीबी, लेकिन सोल्जर्स के लिए ये अलर्टनेस और तैयार का नज़ारा था। थोड़ी डिस्टेंस पर एक ऑफिसर सिंपल यूनिफॉर्म में, हथियार लिए, एक गिरे पेड़ पर बैठा गवर्नर को आता देख रहा था। एक सर्जन
जो एक समूह से उठा गवर्नर के पास आया। मैं कैप्टन आर्मिस्टेड से मिलना चाहता हूँ, गवर्नर ने कहा। सार्जेंट ने उसे गौर से देखा, कुछ नहीं बोला और ऑफिसर की ओर इशारा किया। उसने एक राइफल उठाई और गवर्नर के साथ गया। यह व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है सर, सार्जेंट ने सलामी देते हुए कहा। ऑफिसर खड़ा हुआ। उसे पहचानना मुश्किल था। कुछ महीने पहले के ब्राउन बाल अब ग्रे हो गए थे। उसका चेहरा धूप से झुलस गया था और काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। माथे पर एक लंबा गहरा निशान था, तलवार का। एक गाल गोली से खिंचा हुआ था। केवल नॉर्थ की सच्ची लॉयल औरत ही उसे हैंडसम मानती। आर्मिस्टेड कैप्टन, गवर्नर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं आपको पहचानता हूँ सर, और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, अपने राज्य के गवर्नर के रूप में। उसने अपना दायां हाथ आंखों के स्तर तक उठाया और नीचे झटका। मिलिट्री टिकट्स में हाथ मिलाने का नियम नहीं है। गवर्नर ने अपना हाथ वापस खींच लिया। अगर उसे सरप्राइज या डिसअपॉइंटमेंट हुई तो उसके चेहरे ने ये नहीं दिखाया। यह वही हाथ है जिसने आपका कमीशन साइन किया, उसने कहा। और ये वही हाथ। वाक्य अधूरा रह गया। सामने एक राइफल की तेज आवाज आई, फिर एक और फिर एक और। एक गोली जंगल से गुजरती पेड़ से टकराई। सिपाही जमीन से उछले और कैप्टन की ऊंची और साफ आवाज, अटेंशन, गुंजन से पहले ही राइफलों के ढेर के पीछे लाइन में खड़े हो गए। फिर से अब बुलेट्स की शोर के बीच उसकी मजबूत शांत आवाज गूंजी, हथियार लो। इसके बाद संगीनों के खुलने की खटखट हुई। दुश्मन की बुलेट्स अब तेजी से आ रही थी, ज्यादातर कमजोर, टहनियों से टकराकर गुनगुनाती हुई। कतार में 2-3 सोल्जर्स घायल होकर गिर गए, जो सामने की टोह से लंगड़ाते हुए आए। रुके नहीं, बल्कि पीछे की ओर बढ़ रहे थे, चेहरा पीला और दांत सख्ती से भींचे। अचानक सामने एक गहरी कांपने वाली आवाज आई, फिर एक गोले की तेज रफ्तार, जो ऊपर से गुजर कर झाड़ियों में फटा, सूखे पत्तों को आग लगा दी। इस शोर के बीच जैसे कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा हो, कैप्टन की धीमी शांत आवाज गूंजी, बिना स्ट्रेस के, बिना लहजे के, संगीतमय और सुकून देने वाली, जैसे फसल के चांद के नीचे प्रार्थना। डेंजरस सिचुएशन में इतने शांत आवाज से वाकिफ एक साल से भी कम ट्रेनिंग वाले ये नई सिपाही इसके जादू में बंध गए और पुराने सिपाहियों की तरह शांति और प्रिसीजन से ऑर्डर्स का पालन किया। चैप्टर 3, उसकी लड़ाई जिसका दिल इसमें नहीं था। द फाइट ऑफ वन हुज हार्ट वॉज नॉट इन इट। घायल सोल्जर्स के पीछे हटने का रास्ता देखकर गवर्नर जंगल के खराब हिस्से के पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ गया। वह हाफ रहा था, थोड़ा भटक गया था। 1-2 राइफल की आवाज छोड़कर पीछे से लड़ाई की कोई आवाज नहीं थी। दुश्मन फिर से अटैक करने की तैयारी कर रहा था, जिसे वह अपनी नंबर्स और स्ट्रेटजी के बारे में अनिश्योर था। गवर्नर को लगा कि वो शायद अपने देश को बचा रहेगा और उसने इस अरेंजमेंट की तारीफ की, लेकिन एक छोटी नदी को कूदते समय उसका टखना मुड़ गया। वह दर्द से आगे नहीं बढ़ सका। कई कोशिशों के बाद असहनीय दर्द के साथ वह जमीन पर बैठ गया, अपनी चोट को सहलाने और मिलिट्री सिचुएशन को कोसने लगा। लड़ाई फिर से शुरू हो गई और आवारा बुलेट्स गुनगुनाती हुई आई। फिर 2 क्लियर शार्प वॉलीज की आवाज आई। इसके बाद लगातार गोलियों की आवाज, जिसमें फाइटर्स की चीखें और कैनन्स की गड़गड़ाहट सुनाई थी। इससे पता चला कि आर्मिस्टेड की छोटी टुकड़ी को घेर लिया गया था और पास पास लड़ाई चल रही थी। घायल सिपाही, जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था, अब दोनों तरफ से लंगड़ाते हुए गुजर रहे थे। उनकी तादाद बढ़ रही थी, अकेले, पेयर्स में या 3-3 के ग्रुप्स में।
कुछ अपने ज़्यादा घायल साथियों को सहारा दे रहे थे, लेकिन कोई भी गवर्नर की मदद की पुकार पर नहीं रुका। लड़ाई की आवाज़ तेज और साफ हो रही थी। अब स्वस्थ सिपाही, जो पहले से ज़्यादा मजबूत कदमों से पीछे हट रहे थे, कभी कभी मुड़कर गोली चला रहे थे, फिर जिद्दी पीछे हट रहे थे, चलते चलते अपनी राइफल रिलोड कर रहे थे। गवर्नर की आंखों के सामने दो तीन गिर गए और स्थिर पड़ गए। एक में इतनी जान बची थी कि वह रेंग कर छिपने की कोशिश कर रहा था। एक कॉमरेड ने उसके पास रुककर गोली चलाई, उसकी कंडीशन देखी और उदास मन से आगे बढ़ गया, अपनी राइफल में गोली डालते हुए। इस सब में वॉर का कोई ठाट नहीं था, कोई शान का निशान नहीं था, कोई ग्लोरी नहीं थी, अपनी तकलीफ और खतरे में भी। गवर्नर इसकी कंपैरिजन अपनी ऑनर में हुए परेड्स और रिव्यू से करने से नहीं रोक सका। ब्राइट यूनिफॉर्म्स, म्यूजिक, फ्लैग्स और मार्चिंग एक बदसूरत और घिनौना मामला था। उसके आर्टिस्टिक नेचर के लिए डिस्गस्टिंग, ब्रूटल और टेस्टलेस। उफ, वो कर रहा कांपते हुए। ये घिनौना है, इसमें क्या आकर्षण है? नोबल फीलिंग, डिवोशन और हीरोइज्म कहाँ है? कहीं पास से दुश्मन की दिशा से कैप्टन आर्मिस्टेड की साफ और शांत आवाज गूंजी, स्टेडी, रुक जाओ और गोली चलाना शुरू करो। कुल 20 से भी कम राइफल की आवाज सुनाई थी। फिर उसकी ऊंची आवाज, गोली चलाना बंद करो, पीछे हटो, मार्च। कुछ ही पलों में ये बची हुई टुकड़ी गवर्नर के पास से धीरे धीरे गुजरी, सभी उसकी दाई और 6-6 कदम के फासले पर तैनात। सबसे बाई और कुछ गज पीछे कैप्टन था। गवर्नर ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। ग्रे यूनिफॉर्म में सिपाहियों का झुंड अब छिपने की जगह से निकला, सीधे उस जगह की ओर बढ़ा जहां गवर्नर लेटा था। उनकी कतार अब भीड़ बन गई थी। जिंदगी और आज़ादी के लिए आखिरी स्ट्रगल में गवर्नर ने उठने की कोशिश की। कैप्टन ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसी धीमी और सटीकता के साथ उसने आदेश दिया, स्किरमिशर्स, रुक जाओ। सिपाही रुके और नियम के मुताबिक दुश्मन की ओर मुड़े। दाई ओर इकट्ठा हो। वे दौड़ कर आए, संगीने लगाते हुए, और कतार के आखिरी सिपाही के पास ढीले ढाले खड़े हो गए। आगे बढ़ो, अपने राज्य के गवर्नर को बचाने की कोशिश करो, तेजी से, मार्च। केवल एक सिपाही ने इस चौंकाने वाले कमांड की डिसओबे की। वो मर चुका था। चीख के साथ वे 20-30 कदम की दूरी पर अपने मकसद की ओर बढ़े। कैप्टन, जिसे कम दूरी तय करनी थी, पहला पहुंचा दुश्मन के साथ। 6 जल्दी गोलियां उस पर चली और सबसे आगे वाला एक विशाल आदमी, बिना टोपी, नंगे सीने, उसने राइफल से उसके सिर पर वार किया। कैप्टन ने अपनी टूटी हुई बाह की कीमत पर वार रोका और अपनी तलवार को उस विशाल सीने में घोंप दिया। जैसे ही वो गिरा, तलवार उसके हाथ से छिन गई। इससे पहले कि वो अपनी रिवॉल्वर निकाल पाता, एक और आदमी टाइगर की तरह उस पर कूदा, दोनों हाथों से उसका गला दबाया और उसे गवर्नर के ऊपर, जो अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, गिरा दिया। एक फेडरल सार्जेंट ने उस आदमी को भेद दिया और उसकी कलाई पर लात मारकर कैप्टन के गले से उसकी पकड़ ढीली की। जब कैप्टन उठा, वो अपनी टुकड़ी के पीछे था, जो उसके ऊपर और आसपास से गुजर चुकी थी, और अब ज़्यादा तादाद वाले मगर कम ऑर्गेनाइज दुश्मनों पर जोरदार हमला कर रही थी। दोनों तरफ की ज़्यादातर राइफलें खाली थी। कॉन्फेडरेट्स को नुकसान था, डिसएडवांटेज था। कॉन्फेडरेट्स यानी दक्षिणी राज्य, उनके पास नुकसान था, डिसएडवांटेज था, क्योंकि उनके पास बायोनेट्स नहीं थे। बायोनेट्स यानी राइफल के आगे लगने वाला भाला या चाकू जैसा हिस्सा। वे राइफल को डंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लड़ाई की आवाज़ बुल्स के सींगों की टकराहट जैसी थी। कभी कभी
खोपड़ी फटने की आवाज़, गाली या पेट में बायोनेट घुसने की कराह। कैप्टन आर्मिस्टेड अपनी लटकती बाई बाह के साथ एक भरी हुई रिवॉल्वर लेकर भीड़ में कूदा और तेजी से गोली चलाई, लेकिन मरे हुए लोगों के शरीर के पार पीछे से आने वाले कॉमरेड्स सामने वालों को धक्का दे रहे थे, जब तक कि वे फिर से बायोनेट्स का सामना नहीं कर रहे थे। अब बायोनेट्स कम थी, कुल मिलाकर आधा दर्जन। थोड़ी देर और यह खतरनाक काम, बैक टू बैक फाइटिंग, और सब खत्म हो जाता। अचानक दाई और बाई ओर से तेज गोलीबारी शुरू हुई। फेडरल स्किम्शर्स की सिपाहियों की नई कतार दौड़ती हुई आई, कॉन्फेडरेट्स के लाइन के उन हिस्सों को खदेड़ते हुए जो बीच को रोकने में अलग हो गए थे। और इन नए शोर मचाने वाले लड़कों के पीछे 200-300 गज दूरी पर पेड़ों के बीच युद्ध की कतार दिखाई थी। पीछे हटने से पहले ग्रे क्राउड ने अपने मुट्ठी भर एनिमीज पर जबरदस्त चार्ज किया, उन्हें अपनी ताकत से कुचल दिया, और भीड़ में हथियार इस्तेमाल न कर पाने की वजह से उनके लिम्स, बॉडीज, गर्दन और चेहरों पर बेरहमी से कुचल दिया गया। फिर अपने मरे हुए लोगों के ऊपर खून से सने पैरों के साथ पीछे हटे और ये वाकया खत्म हो गया। चैप्टर 4, द ग्रेट ऑनर, बड़ा सम्मान। गवर्नर, जो बेहोश था, उसने आंखें खोली और चारों ओर देखा। धीरे धीरे दिन की इवेंट्स को याद किया। एक मेजर की यूनिफॉर्म में एक आदमी उसके पास घुटनों पर बैठा था। वो सर्जन था। आसपास गवर्नर के साथी खड़े थे। उनके चेहरों पर अपनी नौकरी की चिंता साफ दिख रही थी। थोड़ी दूरी पर जनरल मार्टसन एक और ऑफिसर से बात कर रहा था, सिगार हिलाते हुए। वह कह रहा था, यह अब तक की सबसे शानदार लड़ाई थी। खुदा की कसम, ये एक गजब थी। इस शान और ग्रेटनेस की गवाही मरे हुए लोगों की सजी कतार और घायलों की बिखरी भीड़ दे रही थी, जो बेचैन, आधे नंगे लेकिन बहादुरी से पट्टियां बांधे हुए थे। आपको कैसा लग रहा है सर? सर्जन ने पूछा। मुझे कोई जख्म नहीं मिला। मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, गवर्नर ने उठते हुए जवाब दिया। ये एंकल है, ये टकना है। चैप्टर 5, द लेटर एंड ऑनर, पत्र और सम्मान। सर्जन ने अपना ध्यान गवर्नर के टकने पर लगाया, एंकल पर लगाया, और चाकू से उनका जूता काट दिया। सभी की आंखें चाकू पर टिकी थी। जब सर्जन ने टकना हिलाया तो एक मुड़ा हुआ कागज नजर आया। गवर्नर ने उसे उठाया और बेपरवाही से खोल लिया। ये 3 महीनों पुराना एक पत्र था जिस पर जूलिया के सिग्नेचर्स थे। अपने नाम को देखकर गवर्नर ने उसे पढ़ा। पत्र में कुछ खास नहीं था, बस एक कमजोर औरत की बेकार और गुनाह की कबूलनामा थी। एक बेवफा बीवी का पछतावा जिसे उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। यह लेटर कैप्टन आर्मिस्टेड की जेब से गिरा था। गवर्नर ने चुपके से अपनी जेब में रख लिया। तभी एक सहायक घोड़े पर आया और उतर गया। गवर्नर के पास आकर उसने सैल्यूट दिया। सर, उसने कहा, मुझे अफसोस है कि आप जख्मी हैं। कमांडिंग जनरल को इसकी खबर नहीं दी गई है। वो आपको ग्रीटिंग्स भेजते हैं और मुझे ये कहने को हुक्म देते हैं कि उन्होंने कल आपके सम्मान में, आपके ऑनर में रिजर्व कॉर्प्स की एक शानदार परेड रखी है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाह सके तो जनरल की गाड़ी आपके लिए तैयार है। प्लीज़ कमांडर जनरल से कहे कि उनकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। अगर आप कुछ पल वेट कर सके तो मैं आपको क्लियर जवाब दूंगा। गवर्नर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और सर्जन वह उसके असिस्टेंट की ओर देखकर बोला, अभी अगर आप शांति के डरावने हालात का जिक्र करने की इजाज़त दे, मैं अपने दोस्तों के हाथों में हूँ। बड़े लोगों का ह्यूमर छूत की तरह फैलता है। सुनने वाले सभी हंस पड़े। कैप्टन आर्मिस्टेड कहाँ है? गवर्नर ने पूछा, थोड़ा लापरवाही से। सर्जन ने अपने काम से नजर उठाई।
और चुपचाप मरे हुए लोगों के कतार में सबसे नज़दीक की बॉडी की ओर इशारा किया, जिसका चेहरा रुमाल से ढका था। वह इतना करीब था कि गवर्नर उस पर हाथ रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसे डर था कि वो खून से रंग जाएगा।